हेलो दोस्तों, वी एंड बी टेक्निकल एजुकेशन में आपका स्वागत है। 1000 क्वेश्चन की जो सीरीज चालू की है उसके अंदर अपने 266 क्वेश्चन सोल्यूशन कर लिए हैं। 266 क्वेश्चन तक आपको कोई डाउट हो तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में टाइप करें। आप वीडियो के साथ में लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कीजिए। और अदर भी आपके पास कोई क्वेरी हो टेक्नीशियन से संबंधित इलेक्ट्रिकल में तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हो, उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करवाने की पूरे प्रयासरत रहेंगे। ओके, तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर है अपने पास 267। प्रतिवर्ती धारा के आरएमएस मान को बदलते नहीं बदलते बढ़ते बढ़ते क्रम में लिखिए। ओके, तो सबसे पहले इनका आरएमएस मान अपने देखते हैं कितना होता है। सबसे पहले देखेंगे अपने साइन वेव के लिए, स्क्वायर वेवफॉर्म के लिए, सॉटूथ वेवफॉर्म और हाफ वेव या हाफ रेक्टिफाइड वेव भी कहते हैं। ओके, तो साइन वेव के अंदर सबसे पहले आरएमएस मान देखिए, तो आरएमएस मान रहता है 0.707। आरएमएस अपने फैक्टर कह सकते हैं। आरएमएस 0.707 रहता है। स्क्वायर वेव के लिए रहता है पूरा इकाई। सॉटूथ वेव फॉर्म के लिए 0.577 वैल्यू रहती है और हाफ वेव के लिए 0.5 रहती है अपने पास आरएमएस की वैल्यू। इस हिसाब से आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। आज आरएमएस का है, आगे हो सकता है औसतमान का आ जाए, फॉर्म फैक्टर आ जाए, पीक फैक्टर आ जाए। तो अभी औसतमान देखते हैं एवरेज वैल्यू के लिए। एवरेज वैल्यू साइन वेव के अंदर रहता है 0.637। स्क्वायर वेव के लिए इकाई रहता है। सॉटूथ वेवफॉर्म के लिए 0.501 रहता है और हाफ वेव के लिए 0.318 रहता है। ओके, हार्म फैक्टर जो रहता है अपने पास रूप गुणक जिसको कहते हैं, ये आरएमएस और औसतमान का अनुपात रहता है। साइन वेव के लिए 1.1 का रहता है, आप अनुपात निकाल के देख सकते हो आरएमएस अपॉन में एवरेज के द्वारा। स्क्वायर वेव के लिए 1 रहेगा, सॉटूथ वेव के लिए 1.15 रहेगा और हाफ वेव रेक्टिफाइड वेव के लिए 1.57 रहेगा अपने पास फॉर्म फैक्टर रूप गुणांक। ओके, बात करते हैं पीक फैक्टर की। पावर फैक्टर नहीं लिखा है मैंने, पीक फैक्टर लिखा है, या क्रेस्ट वैल्यू भी कहते हैं और मैक्सिमम वैल्यू भी कह सकते हैं। तो साइन वेव के लिए रहता है अपने पास 1.414 या इसको अपने अंडर रूट 2 भी कह सकते हैं। अंडर रूट 2 की वैल्यू है 1.414 होगी और स्क्वायर वेव के लिए 1 रहेगा। सॉटूथ जो वेव फॉर्म है इसके लिए रहेगा अपने पास 1.732। अंडर रूट 3 की वैल्यू है, अंडर रूट 3 भी लिख सकते हैं और 1.732 भी लिख सकते हैं। ओके, और हाफ वेव जो है अपने पास इसके लिए रहेगा 1 पॉइंट, जो अपने पास हाफ वेव है इसके लिए पीक फैक्टर रहता है अंडर रूट 4, या इसको अपने 2 भी लिख सकते हैं। अंडर 4 का अंडर रूट जो सोल्यूशन करते हैं अपने, तो इसे लिखेंगे 2, ये अंडर रूट 4 भी लिख सकते हैं। ओके, तो साइन वेव के लिए आर एम एस 0.5 से 0.707, एवरेज वैल्यू 0.637, फॉर्म फैक्टर 1.11 और पीक फैक्टर 1.414 रहता है। साइन वेव स्क्वायर वेव के लिए आर एम एस एक, वोस्ट एक, फॉर्म फैक्टर एक और पीक फैक्टर एक रहता है। सॉटूथ वेवफॉर्म के लिए आर एम एस 0.577, एवरेज वैल्यू 0.501, फॉर्म फैक्टर 1.15 और पीक फैक्टर 1.732। हाफ वेव के लिए आर एम एस वैल्यू 0.5, औसत मान 0.318 और फॉर्म फैक्टर 1.57, पीक फैक्टर 2 लिखेंगे या अंडर रूट 4 लिखो, एक ही बात है दोनों। ओके, तो आरएमएस के बढ़ते मान में लिखिए। बढ़ते मान में लिखना चाहते हैं तो सबसे पहले से हाफ वेव होगा, सबसे कम हाफ वेव का है। हाफ के बाद में आएगा सॉटूथ, सॉटूथ के बाद में साइन, साइन के बाद में स्क्वायर। तो हाफ, सॉटूथ, साइन और स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी अपने पास करेक्ट होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 268। ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर सिस्टम में इम्पीडेंस मिलान क्यों जरूरी होता है? ट्रांजिस्टर सिस्टम की ही बात नहीं करते,
पूरे अपने जो परिपथ रहते हैं उनके अंदर देखें तो जो अपने पास एनर्जी सोर्सेज रहता है उसका इंटरनल जो इम्पीडेंस होता है उसके इक्वल अगर एक्सटर्नल जो इम्पीडेंस ऐड करते हैं वो दोनों इक्वल में होगा तो मैक्सिमम एफिशिएंसी देखने को मिलती है और वो मैक्सिमम एफिशिएंसी रहती है 50% के आसपास मैक्सिमम एफिशिएंसी मिलती है। एक सर्किट ड्रॉ करके दिखा देता हूँ आपको। जिस प्रकार ये एक वोल्टेज सोर्स है, ये उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है और ये अपने पास एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। ओके, तो ये जो रेजिस्टेंस अपने पास आर है तो इसकी वैल्यू भी आर होनी चाहिए। इंटरनल इम्पीडेंस के इक्वल एक्सटर्नल इम्पीडेंस ऐड करेंगे तो मैक्सिमम एफिशिएंसी देखने को मिलती है। यहाँ पर अपने फॉर्मूला रहता है वीटीएच स्क्वायर अपॉन में 4 गुणा आर एल। इसके द्वारा अगर इतनी वैल्यू रहेगी तो मैक्सिमम एफिशिएंसी देखने को मिलेगी। अधिकतम दक्षता के लिए रहता है, अधिकतम आउटपुट बढ़ाने के लिए रहता है, एक समान आउटपुट के लिए रहता है, स्टेबल करने के लिए रहता है। तो ये अपने पास रहता है आउटपुट बढ़ाने के लिए, अधिकतम दक्षता के लिए, ऑप्शन नंबर बी। ओके, क्वेश्चन नंबर देखते हैं। इसके अंदर थोड़ा और देख लो। चलो, जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, अगर इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए भी वेरी कर रहा है, लोड बढ़ने के साथ वेरी कर रहा है, तो इंटरनल इम्पीडेंस जितना मिनिमम होगा उसके द्वारा मैक्सिमम करंट ज्ञात करेंगे और आई स्क्वायर आर करेंगे तो अपने पास पावर मिलेगी, उस हिसाब से ज्ञात कर सकते हैं। बाकी इंटरनल जो इम्पीडेंस है वो इंडक्टिव है तो एक्सटर्नल कैपेसिटिव होना चाहिए, इंटरनल कैपेसिटिव तो एक्सटर्नल जो है वो अपने पास यानी कि होना चाहिए इंडक्टिव सर्किट। तो मैक्सिमम एफिशिएंसी देखने को मिलती है। आउटपुट बढ़ाने दक्षता बढ़ाने के लिए रहता है, अधिकतम क्षमता के लिए रहता है। अधिकतम दक्षता आरएल में कितनी शक्ति होगी, तो अपने पास सर्किट ड्रॉ नहीं है इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 270, एलईडी कलर लिखा हुआ एक साइड है वोल्टेज ड्रॉप, इनके अंदर कितना कितना होता है तो वो अपने को बताना है। तो अपने को आपको पहले भी बता चुका हूँ, रेड कलर की एलईडी होगी, वोल्टेज ड्रॉप होगा 1.8 वोल्टेज। ऑरेंज कलर की होगी, वोल्टेज ड्रॉप होगा 2.0। ब्लू कलर की होगी, वोल्टेज ड्रॉप 3.2। व्हाइट होगी, वोल्टेज ड्रॉप 3.2। येलो कर लें तो वोल्टेज ड्रॉप 2.1 वोल्टेज लेंगे। ग्रीन कलर की एलईडी होगी तो वोल्टेज ड्रॉप फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप ओके 2.2 रहेगा। ओके, तो रेड के लिए ऑप्शन रहेगा ए, ग्रीन के लिए रहेगा अपने पास ऑरेंज है, ऑरेंज के लिए बी रहेगा, ए और डी बन रहा है। ब्लू के लिए और सी सी रहेगा दोनों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अपने पास। ओके, वोल्टेज ड्रॉप लेते हैं। इसके अंदर कई बार पूछ लेता है कि कौन से मटेरियल्स यूज में लिए जाते हैं, जो डायरेक्ट बैंड गैप पे होते हैं वही पर। ये एक पीएन जंक्शन रहता है, एन टाइप लेयर होती है, एक पी टाइप लेयर होती है सेमीकंडक्टर्स की। ओके, और इनको एन और पी बनाने के लिए डोपन किया जाता है। तो इसके अंदर जो रहता है डायरेक्ट गैप, जो अपने पास ये प्रकाश को प्रोड्यूस करता है, तो ये डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर मटेरियल के द्वारा बनी होती है एलईडी। और नॉर्मली पीएन जंक्शन रेक्टिफायर या अदर किसी कार्य के लिए लेते हैं पीएन जंक्शन, तो अपने पास इनडायरेक्ट बैंड गैप वाला सेमीकंडक्टर मटेरियल होता है। तो एलईडी के लिए लेते हैं अपने, एलईडी के लिए डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर मटेरियल को यूज में लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर, इसका वही हिल गया थोड़ा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी है। क्वेश्चन नंबर 271, 5 हेनरी वाली एक कॉइल में टर्न्स की संख्या 50 है। अगर 50 टर्न है तो इंडक्टेंस कितना है, 5 हेनरी का है। अगर टर्नों की संख्या, टर्नों नहीं है, टर्नों की संख्या को 200 कर दिया जाए तो इंडक्टेंस कितना होगा। तो जो अपने पास इंडक्टेंस रहता है ये टर्नों की संख्या के वर्ग के समानुपाती होता है, क्रॉस सेक्शन के व्युत्क्रमानुपाती होता है, धारा के भी समानुपाती मान सकते हैं और लेंथ के भी समानुपाती रहता है। ओके, तो यहां पर टर्नों की संख्या अपने पास ये माने इंडक्टेंस L1 इंडक्टर और L2। L1 के लिए टर्नों की संख्या अपने पास एक माने, एक का स्क्वायर करेंगे एक मिलेगा। और जो सेकंड है उसके पास टर्नों की संख्या है 4 गुना,
तो 4 का स्क्वायर करेंगे अपने को मिलेगा 16। L1 की वैल्यू है 5 हेनरी, तो 16 5 80 80। तो इंडक्टेंस कितना हो जाएगा, 80 हेनरी का हो जाएगा अपने पास। ऑप्शन नंबर डी वेरी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 272, किन जनरेटरों को संतोषजनक तरीके से संचालन के लिए इक्विलाइजर बार काम में ली जाती है। तो अपने पास जो सीरीज जनरेटर रहते हैं, सीरीज जनरेटर के लिए, शंट जनरेटर के लिए, कंपाउंड के लिए देखें तो इक्विलाइजर जो बार रहती है ये डीसी जो फील्ड करंट रहता है वाइंडिंग का, उसको समान धारा डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए काम में ली जाती है। और ये शंट जनरेटर की बात करें, शंट एंड आवर कंपाउंड जो जनरेटर्स रहेंगे अपने पास, उनको पैरेलल ऑपरेशन के लिए इक्विलाइजर बार काम में ली जाती है। रियोस्टेट लगाते हैं अपने, नॉर्मली जो डीसी सीरीज हो, जो आगे डीसी सीरीज जनरेटर हैं उनको पैरेलल ऑपरेशन के लिए। तो अंडर कंपाउंड के लिए भी यूज नहीं करते इक्विलाइजर बार, प्रेफरेंस नहीं देते हैं अपने। तो डीसी नहीं भाई, एक चीज याद रखना, जो ये इक्विलाइजर बार है ये अपने शंट के अंदर नहीं लेते। इक्विलाइजर बार जो होती है, बड़ी मिस्टेक हुई, इक्विलाइजर जो बार अपने यूज में लेते हैं ये सीरीज जनरेटर एंड कंपाउंड जनरेटर के लिए इक्विलाइजर बार काम में ली जाती है। कंपाउंड में भी और कंपाउंड के लिए, और जो अपने पास शंट होते हैं इसके लिए रियोस्टेट के द्वारा फील्ड करंट नियंत्रण किया जाता है पैरेलल ऑपरेशन में। और आवर एंड सीरीज जनरेटर के लिए इक्विलाइजर बार को प्रेफरेंस देते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अपने पास। डी ऑप्शन के लिए पूछता शंट जनरेटर, तो अपने रियोस्टेट के द्वारा फील्ड करंट को नियंत्रण करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 273, एक ट्रांजिस्टर में जो बेस करंट है वो अपने पास 100 मिली मिली एम्पियर है। मिली मिली एम्पियर को माइक्रो एम्पियर भी लिख सकते हैं, या मिली मिली लिखा है तो मिली मिली ही आपको समझना है, गलती से नहीं लिखा होगा मिली एम्पियर। मिली मिली यानी कि माइक्रो एम्पियर है। और बीटा जो अपने पास है 90 है। तो आई सी और आई ई का मान ज्ञात करें। सबसे पहले अपने एल्फा जो यूज में लेते हैं, एल्फा होता है कॉमन बेस के लिए, आउटपुट अपॉन में इनपुट रहता है, अनुपात रहता है। इसके अंदर कॉमन बेस के अंदर आउटपुट रहता है अपने पास आई सी एंड इनपुट होता है आई ई के द्वारा। अल्फा ज्ञात करने के लिए आपने यूज में ले सकते हैं बीटा अपॉन में 1 प्लस बीटा। ओके, इतनी चीज याद रखना। कॉमन बेस आए तो एम्पलीफिकेशन अपने पास अल्फा रहेगा। आउटपुट अपॉन में इनपुट का अनुपात रहता है, आई सी अपॉन में आई ई के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं, या बीटा अपॉन में 1 प्लस बीटा के द्वारा भी ज्ञात कर सकते हैं। बीटा लिखें तो बीटा कॉमन अमीटर्स के लिए लिखते हैं, आउटपुट अपॉन में इनपुट लिखेंगे, या अपने आई सी अपॉन में आई बी के द्वारा भी लिखेंगे, या इसे एल्फा अपॉन में 1 माइनस एल्फा के द्वारा भी ज्ञात कर सकते हैं। ओके, इनमें से कोई भी आपको मिले ऑप्शन उसके द्वारा अपने जा सकते हैं इनको ज्ञात करने के लिए। देखते हैं गामा जो होता है कॉमन कलेक्टर का रहता है, आउटपुट अपॉन में इनपुट लिखेंगे इज इक्वल टू आई ई अपॉन में आई बी के द्वारा भी ज्ञात कर सकते हैं। गामा को या अपने 1 प्लस बीटा लेंगे, या अल्फा प्लस बीटा रहता है, जो अपने पास अल्फा रहता है ये अप्रोक्सीमेट यूनिटी के आसपास रहता है, इसलिए 1 प्लस बीटा करें या अल्फा प्लस बीटा करें अपने को गामा मिलने वाला है। गामा जो रहता है अल्फा बीटा दोनों से अधिक रहता है। ओके, 1 सेकेंड। ओके, तो अपने एक नाम लिख लिया है, इसके अंदर देखते हैं अभी क्वेश्चन का सोल्यूशन करते हैं। तो अपने को बीटा दे रखा है, बीटा दे रखा है तो अल्फा आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। बीटा अपने को दे रखा है, अल्फा ज्ञात करने के लिए 1 बीटा इज इक्वल टू अल्फा अपॉन में 1 माइनस अल्फा करेंगे, या अल्फा ज्ञात करना है तो बीटा अपने पास वैल्यू है तो बीटा अपॉन में 1 प्लस बीटा के द्वारा भी ज्ञात कर सकते हैं। अपने को बीटा दे रखा है तो अल्फा की वैल्यू आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। और आपको बीटा क्या बताया मैंने, बीटा कॉमन एमीटर का एम्प्लीफिकेशन रहता है। कॉमन एमीटर है तो अपने पास आउटपुट क्या होगा, आई सी रहेगा, इनपुट क्या होगा, आई बी होगा।
तो बीटा के लिए अपने लिख सकते हैं बीटा इज इक्वल टू, जस्ट वीडियो बैक करके या पॉज करके उसको लिख लेना। बीटा के लिए अपने लिखते हैं आई सी अपॉन में आई बी। बीटा अपने पास 90 है, इज इक्वल्स टू आई सी, करंट अपने पास नहीं है, और आई ई करंट, अच्छा अपने पास 90 दे रखा है। आई सी करंट अपने को ज्ञात करना है इसके अंदर। और अपने पास जो बेस करंट है, बेस करंट की बात करें तो ये है 90 मिली मिली एम्पियर, या वो 90 जो है माइक्रो एम्पियर भी लिख सकते हैं। ओके, मिली की वैल्यू रहती है 10 की पावर -3, और माइक्रो की वैल्यू रहती है 10 की पावर -6। 10 की पावर -3, 10 की पावर -3, अपने पास 6 हो जाएगा। तो आईसी के लिए अपने लिखेंगे ना 100 मिली मिली एम्पियर, तो 10 की पावर -6 लिखेंगे। ऊपर जाके मेगा बन जाएगा, लेकिन ऊपर लेके नहीं जाएंगे अपने। ओके, तो आईसी ज्ञात करने के लिए आईसी यहाँ पर, तो आप नॉर्मली मैथ का तो नियम जानते ही होंगे। तो ये हो जाएगा 90 मल्टीप्लाई 100 गुणा 10 की पावर -6। ओके, तो इसको अपने कर देंगे 9000 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6। 3 जीरो से 3 जीरो हटाओ तो ठीक है, नहीं तो अपने पास ये इतना करंट आया जो माइक्रो, या तो इसको 9000 गुणा 10 की पावर -6 एम्पियर लिखें, या -6 जो हटा के अपने इसको माइक्रो एम्पियर लिख सकते हैं। तो ये करंट कौन सा है अपने पास, देख लिया होगा हमने, ये कलेक्टर करंट है। और जो ट्रांजिस्टर के अंदर अपने पास होता है आई ई इक्वल टू रहता है आई बी प्लस आई सी के इक्वल। तो आई बेस करंट और कलेक्टर करंट दोनों को ऐड करके अपने याद कर सकते हैं एमीटर का करंट। तो सबसे पहले तो यहां पर अपने पास क्या आया, इसको माइक्रो माइक्रो में लिख दिया, या 3 जीरो से यहां पर 10 की पावर -3 कर देंगे, 3 जीरो से 3 जीरो हटा देंगे, तो अपने पास 9 मिली एम्पियर है। 9 मिली है और 100 माइक्रो एम्पियर है, तो दोनों को ऐड करने के लिए तो माइक्रो में रख लें, या अपने पास इसको चेंज कर सकते हैं मिली एम्पियर के अंदर। तो अपने पास 100 जो है ये किस में है, माइक्रो में है। तो इसको मिली में नॉर्मली कन्वर्ट करने के लिए अपने 10 की पावर -6 है मल्टीप्लाई, ये अपने पास माइक्रो में है, 1000 से डिवाइड करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो, और एक जीरो बची है तो 0.1 कर देंगे। सॉरी, मिली एम्पियर करंट जो है अपने पास कौन सा करंट है, लिखा हुआ है बेस करंट है। इसको माइक्रो में बदलो, पिको में बदलो, जो भी आपकी जिक्र है उसके अंदर कन्वर्ट करो, लेकिन वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं आने वाला, क्वेश्चन के आंसर में भी कोई परिवर्तन नहीं होने वाला। और 9 अपने पास जो है मिली एम्पियर्स अपने पास कौन सा करंट है, कलेक्टर करंट है, जस्ट अभी याद किया है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर 9.1 अपने पास मिली एम्पियर कौन सा करंट हो जाएगा, अमीटर करंट 9.1 एक ही ऑप्शन के अंदर है, तो ऑप्शन नंबर डी अपने पास करेक्ट हो जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी अपने पूरा सोल्यूशन करेंगे इसका। आपने जो बेस करंट है ये 100 मिली मिली एम्पियर है, तो माइक्रो एम्पियर हो गया। इसको लिखना चाह रहे हैं तो 0.1 मिली एम्पियर लिख लेंगे। जो कलेक्टर करंट आपने ज्ञात किया है 9 मिली एम्पियर का है, और जो बीटा अमीटर करंट आपने ज्ञात किया है ये 9.1 हो जाएगा मिली एम्पियर। ओके, अब ये क्या कह रहा है इसके अंदर, आईसी की अपने पास वैल्यू कितनी है, तो 9 मिली एम्पियर। तो यहाँ पर ऑप्शन में कलेक्टर एंड अमीटर करंट पूछ रहा है, तो कलेक्टर करंट 9 एम्पियर है और अमीटर करंट
9.1 मिली एम्पियर हो जाएगा। और यहाँ पर अपने अल्फा ज्ञात करने के लिए 90 अपॉन में 1 प्लस 90 अपने पास अल्फा आ जाएगा। तो 90 अपॉन में 91, तो 0.989 अपने पास अल्फा की वैल्यू है। वापिस इसे आप कन्वर्ट करना चाह रहे हो तो अल्फा अपॉन में 1 माइनस अल्फा करो, अल्फा करो तो वापिस बीटा मिल जाएगा। ओके, तो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अपने पास डी। कोई डाउट हो तो जरूर आप बताना। क्वेश्चन नंबर 274 नंबर, एक लोहा कोर मैग्नेटिक फील्ड उस कोर की व्यास का पहले की तुलना में 2 गुना कर दिया तो रिलक्टेंस पहले की तुलना में कितना हो जाएगा। आपको बताया जो इंडक्टेंस होता है ये लेंथ के समानुपाती है, तो रिलक्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। डायामीटर यहाँ पर जो फ्लक्स होता है, ये आपने रिलक्टेंस की बात करें, रिलक्टेंस क्रॉस सेक्शन के व्युत्क्रमानुपात होता है। रिलक्टेंस का फॉर्मूला लिखते हैं, एस के द्वारा शो करते हैं, एन गुणा आई अपॉन में फ्लक्स के द्वारा लिखेंगे, एम्पियर टर्म्स एमएम हो जाएगा। फ्लक्स अपने पास मैग्नेटिक फ्लक्स है। ओके, तो यहाँ पर एल अपॉन में म्यू नोट म्यू आर एरिया के द्वारा लिख सकते हैं रिलक्टेंस को, तो एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि अपने पास डायामीटर डबल, तो जो क्रॉस जो अपने पास एरिया है ये 4 गुना हो जाएगा। ओके, एरिया 4 गुना तो रिलक्टेंस कितना हो जाएगा, 1/4 तो हो ही जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ओके, तो डायामीटर जो है, डायामीटर आपने डबल कर दिया तो डायामीटर का स्क्वायर करेंगे तो 1/4, तो पहले की तुलना में 1/4 मिल जाएगा। कोई डाउट वाली बात नहीं। अगर ये कह देता कि अपने पास जो एरिया है वो हाफ कर दिया, एरिया डबल कर दिया, तो रिलक्टेंस हाफ हो जाता। रिलक्टेंस हाफ हो जाता। और ये डायमीटर डबल कर रहा है तो क्षेत्रफल 4 गुना, क्षेत्रफल 4 गुना, तो अपने पास जो रिलक्टेंस है वो 127 हो जाएगा। क्वेश्चन का आंसर रहेगा डी। कोई प्रकार का डाउट नहीं होगा शायद तक आपके पास। डीसी मशीन में मुख्य फ्लक्स का व्यवहार किस प्रकार होता है, समलंबाकार होता है, ऑप्शन नंबर ए एंड बी हो रहा है। आर्मेचर का त्रिभुजाकार रहता है, ऑप्शन नंबर बी। कोई डाउट वाली बात नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर 276, टू टर्मिनल वाली यूनिपोलर एंड बाइपोलर डिवाइस है, तो आई एन डायोड शॉर्टकी डायोड होगा या हीटर एलिमेंट होगा, टनल डायोड होगा या शॉर्टकी डायोड होगा, शॉर्टकी डायोड, टनल डायोड, आई एन डायोड, शॉर्टकी डायोड। तो अपने पास जो शॉर्टकी डायोड रहता है, शॉर्टकी डायोड का सिंबल बनाएं तो नॉर्मली एस का यहाँ पर आकार लेता है, माइनस प्लस रिवर्स वाइज में ऑपरेट होता है। इसके अंदर क्या मैन्युफैक्चर बनाते हैं जिस टाइम, एक साइड इसके मेटल रहता है, ओके, और एक साइड एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल होता है। तो इस कारण ये नॉर्मल पीएन जंक्शन तो नहीं होता, एन जंक्शन, मेटल और एन का जंक्शन कह सकते हैं अपने, पीएन जंक्शन नहीं कह सकते। तो ये टू टर्मिनल्स वाली अपने बात करें तो ये करंट जो अपने पास रहता है ये 300 मेगा हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी को रेक्टिफाई करने में सक्षम होता है। 300 मेगा हर्ट्ज काफ़ी ज़्यादा हाई फ्रिक्वेंसी रहती है, तो इसको रेक्टिफाई कर सकता है। साथ में ये केवल रिवर्स बाइस में ऑपरेट होगा, करंट का दूसरी साइड में करंट को किसी भी हालात में फ्लो नहीं करवाता, तो ऑप्शन नंबर शॉर्टकी डायोड हो जाएगा। पहली बात तो ऑप्शन ए एंड सी बन रहा है पहले ऑप्शन के हिसाब से। बाईपोलर की बात करें तो बाईपोलर के अंदर टनल डायोड तो नॉर्मली अपने को पता है, बी जो हीटर एलिमेंट है ये किसी साइड से करंट के अंदर अप्लाई करो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला। लेकिन यहाँ पर इसकी टनल डायोड की बात करें तो ये सिंबल इसका रहता है कुछ टनल डायोड का इस प्रकार, प्लस माइनस फॉरवर्ड वाइज में ऑपरेट करते हैं अपने। ओके, और टनल डायोड नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन भी रखता है अपने पास। ओके, और बाई पोलर की कैटेगरी में इसको काउंट करते हैं अपने, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हीटर एलिमेंट को छोड़कर 2 टर्मिनल्स वाली जो डिवाइस है अपने पास, तो वो अपने पास शॉर्टकी डायोड एंड टनल डायोड रहेगा।
क्वेश्चन नंबर अपने पास है 277। विस्थायिता दोलक या आरसी ऑसिलेटर में निर्मित लिखित फेज लीड देता है। तो आरसी जो अपने फेज शिफ्ट अपने बनाते हैं, आर और सी का कॉम्बिनेशन, इस प्रकार से, फिर रेजिस्टेंस, फिर कैपेसिटर, फिर रेजिस्टेंस और फिर कैपेसिटर। ये जो अपने पास ऑसिलेटर आगे पूरा कंप्लीट करते हैं, तो ये ऑसिलेटर रहता है आरसी ऑसिलेटर के अंदर फेज शिफ्ट ऑसिलेटर। आरसी ऑसिलेटर फेज शिफ्ट और वेन ब्रिज प्रकार के दो प्रकार के ऑसिलेटर रहते हैं। ऑडियो फ्रिक्वेंसी जो एम्पलीफाई करते हैं उसके अंदर मैक्सिमम यूज में लिए जाते हैं। और जो आरसी ऑसिलेटर रहते हैं अपने पास, ये एक जो ये आर और सी का जो कॉम्बिनेशन होता है, ये अपने को 60 डिग्री की फेज शिफ्ट देता है। जबकि ये पूर्ण जो तीन रेजिस्टेंस और तीन कैपेसिटर के द्वारा अपने सर्किट को निर्माण करते हैं, इसके द्वारा अपने पास 180 डिग्री की फेज शिफ्टिंग मिलती है टोटल आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर के अंदर। तो आरसी का जो एक अपने पास रहता है, ये 60 डिग्री की फेज शिफ्ट देगा। ऑप्शन नंबर ए रहेगा अपने पास। ओके। और टाइम कांस्टेंट याद करने के लिए अपने पास रहता है आर और सी, रेजिस्टेंस बढ़े या कैपेसिटेंस बढ़े, दोनों कंडीशन के अंदर ही जो टाइम और कांस्टेंट है ये बढ़ने वाला है। ओके। तो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अपने पास ए। एंड जो टाइम कांस्टेंट रहता है कैपेसिटर अपने जो कैलकुलेशन के लिए यूज में लेते हैं 5T के अंदर मानते हैं, लेकिन आइडियल कंडीशन में नॉर्मल जो कैपेसिटर की बात करें तो ये 8T के अंदर चार्ज होता है। 5T और 8T के परसेंटेज लिख रहा हूँ। फर्स्ट और टाइम कांस्टेंट में कितना होगा, 5 1 कांस्टेंट में कितना होगा, 5 कांस्टेंट के अंदर कितना होगा, पहले में कितना होगा, 8 कांस्टेंट में कितना होगा, तो वो आप लिखो। 5 कांस्टेंट रहेगा उसके अंदर अपने पास चार्जिंग पहले टाइम कांस्टेंट में होगा इज इक्वल टू 63.2%। सेकेंड टी के अंदर अपने को मिलेगा 85.4%। थर्ड टी के अंदर मिलेगा अपने को 92.2%, 92 नहीं 95.2%। और फोर टी के अंदर अपने को मिलेगा 98.1%। और 5T के अंदर अपने को मिलता है 99.3%। ओके। 8T की बात करें तो इसके अंदर 63.2%, 86.46%, 95.02%, 98.1%, 99.3%, 99.75%, 99.90% और 99.96%। इससे ज़्यादा कैपेसिटर चार्ज नहीं होता, कुछ अंदर लॉस भी रहते हैं। तो कितने टाइम कांस्टेंट लोगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 टी के अंदर चार्ज रहता है। वैल्यू आप याद कर सकते हो, कभी भी क्वेश्चन में आ सकता है कि कैपेसिटर 3T के बाद में कितने परसेंटेज चार्ज हो जाएगा अंतिम वैल्यू का। तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 278। उच्च ब्रश फ्रैक्शन गुणांक यानी कि घर्षण गुणांक और निम्न ब्रश घर्षण गुणांक क्रम से होगा रिस्पेक्टिवली। तो जो अपने पास उच्च ब्रश घर्षण गुणांक होता है ये 0.40 रहता है। और जो लो ब्रश हाई ब्रश फ्रैक्शन और लो ब्रश फ्रैक्शन की बात करें तो ये रहता है 0.22। ओके। तो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 278 का 0. तो क्वेश्चन का आंसर अपने पास बी रहेगा, लेकिन इसके अंदर पॉइंट नहीं लगा स्टार्टिंग में, 0.22% मानेंगे। 0.40 हाई ब्रश घर्षण गुणांक, लो ब्रश घर्षण गुणांक जो रहता है फ्रैक्शन फैक्टर, ये 0.22 रहता है। ओके। क्वेश्चन नंबर 279। सोल्डर का गलनांक बिंदु घटाने और बढ़ाने के लिए क्या मिलाया जाता है। और सोल्डर को रीन्यू लेने के लिए, रीन्यू करने के लिए क्या मिलाया जाता है। तो सोल्डर का गलनांक बिंदु घटाने के लिए अपने बिस्मथ ऐड करते हैं, बिस्मथ। और बढ़ाने के लिए अपने एंटीमनी मिलाते हैं सोल्डर के अंदर। ओके। और रीन्यू करने के लिए जो सोल्डर अपने बनाते हैं, टिन प्लस लेड का मिश्रण रहता है। टिन जो रहता है 11.4
माइक्रो ओम सेमी के अंदर रेजिस्टेंस होता है, जबकि लेड के अंदर टीएल लेड जो रहता है, तो लेड के अंदर 21.6 माइक्रो ओम सेमी रहता है अपने पास रेजिस्टेंस। तो इसके अंदर जो टीन रहता है, टीन 230 डिग्री का मेल्टिंग पॉइंट रहता है, और लेड के लिए रहता है 3 to 9 डिग्री सेल्सियस मेल्टिंग पॉइंट। तो सबसे पहले जो अपने पास होता है, टीन की मात्रा में कमी आती है, तो टीन को अपने दोबारा मिलाकर सोल्डर को रीन्यू कर सकते हैं, जो यूज लगा दिया पीसीबी पर, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड के ऊपर। प्रिंटेड सर्किट बोर्ड भी आपको 4 प्रकार बताए थे जो बोर्ड रहते हैं। पीसीबी रहती है, ब्रेड बोर्ड रहता है, लग्स बोर्ड होता है, और आइसोलेटेड बोर्ड रहता है। ओके, तो यहाँ पर घटाने के लिए बेसमेंट, बढ़ाने के लिए एंटीमनी, और टिन को मिलाया जाता है रीन्यू करने के लिए। ओके, और एल्यूमिनियम सोल्डर के लिए लिखा हूं तो 51% टिन रहता है, 31% लेड रहता है, 9% जिंक होता है, 9% कैडमियम रहता है, और इसके अंदर जो फ्लक्स लगाते हैं अपने, फ्लक्स रहता है आयर संख्या 7 वो रहते हैं। तो 250 डिग्री पर पिघल जाता है अपने पास, मेल्ट हो जाता है, और 360 डिग्री पर जलना प्रारंभ होता है। फ्लोरीन नामक गैस निकलती है जो अपने काफी नुकसानदायक रहती है। तो क्वेश्चन का आंसर अपने पास रहेगा सी। एम्पलीफायर का इनपुट संधारित्र क्या रहता है? सीसी कपलिंग होगा, या पॉलीएथिलीन, या बाईपास, या इन एनी वे। तो इनपुट जो कैपेसिटर रहता है कपलिंग कैपेसिटर कहते हैं, आउटपुट को बाईपास कहते हैं। तो आज के दिन में 280 क्वेश्चन ही सोल्यूशन करेंगे। कोई डाउट हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में टाइप करना, आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करवाएंगे। और इसी तरह बने रहिए चैनल के साथ, वीडियोस को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के पास भी शेयर कीजिए। टेक केयर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।